पेंटर भी थे, तो कितनी उम्र में आपने पेंटिंग शुरू की? कॉलेज के बाद शाम को मैं फैसलाबाद में मेरे रऊफ आर्टिस्ट होते थे, उनके पास मैं जाके पेंटिंग सीखता था। वो साइकिल का दौर था, मैं साइकिल पे कॉलेज जाया करता था। 1992 से एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम करता रहा। गैलरी में बैठ के तो हम अजलास देखा करते थे। 20 साल का सफ़र है पार्लियामेंट की गैलरी से पार्लियामेंट हॉल तक का। आपका जो घर है वो 3.5 मरले का है, आप GM भी रहे। मैं जब GM था मुझे कंपनी अच्छी गाड़ियाँ दी हुई थी, तो तब मैंने घर के वो जो बैठक है उसको छोटा करके गराज बनाया कि गाड़ी अंदर चली जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हबकूब गिल साहब के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि असम्बली गैलरी से लेके असम्बली हॉल तक का जो आपका 20 साल का सफ़र है वो कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलात आई, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और पॉलिटिकल वर्कर से जो आपका सफ़र चला और आप एज आ MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, कैसा सफ़र रहा, क्या क्या मुश्किलात आई, ज़रा बताइएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर तो 1992 से एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम करता रहा। ठीक है। 2002 में मेरे चचा MNA बन गए और पहली दफ़ा मुझे कौमी असम्बली देखने का जो है वो मौका मिला, और तब गैलरी में बैठ के तो हम अजलास देखा करते थे। और 2000 लेके 2022 तक ये 20 साल का सफ़र है पार्लियामेंट की गैलरी से पार्लियामेंट हॉल तक का। तो 2001 में बलदियाती इलेक्शन हुए तो उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर मुंतखब हुआ। फिर वो रिपीट 2005 में इलेक्शन हुए, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हुआ। तो 2007 में जो मैं एज ए मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के, हमारे दोस्त हैं सजाद हैदर ख़ान, मेरे उस्ताद हैं नसीम आर्टिस्ट, ठीक है, उनके वसीला से सजाद हैदर ख़ान से मुलाकात हुई और उन्होंने मेरी खान साहब से मुलाकात करवाई। अच्छा गिल साहब, ये मुझे बताइएगा कि पहले आप पीपल्स पार्टी में थे और पीपल्स पार्टी से फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, तो पीपल्स पार्टी को आपने क्यों छोड़ा, उसकी क्या ख़ास वजह थी? एक तो ये था जी कि जो माइनॉरिटीज़ है वो मोस्टली, क्योंकि बाकी जमातों के नामों से ही था, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, ठीक है, तो वो मैं समझता था कि माइनॉरिटीज़ के लिए इसमें गैप नहीं है गैर मुस्लिम्स के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई तो उस वक़्त माइनॉरिटी की बड़ी बात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो किया करती थी, लेकिन वो जब बात करती थी हमने देखा कि खुद दिया कुछ नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माइनॉरिटी को। अच्छा। तो फिर उसमें इन्फ्लुएंस भी बेनज़ीर का कम हो गया, ये आसफ जरदारी जैसे लोग आगे आ गए। आपने कब सोचा कि आप जो हैं सियासत में ठीक रहेंगे, क्योंकि सियासत जो है वो तो बड़ा एक महंगा काम हो गया है, इलेक्शन में बड़े पैसे लगते हैं, तो आपके पास ऐसा क्या जो है ना ज़रा माश था कि आप इतने बड़े चीज़ों को लेके साथ चलते रहे? अच्छा, खुदा का मेरे पे बड़ा ही करम रहा कि मैंने जब वो पेंटिंग का काम छोड़ा तो मैंने जब जॉब की तो मुझे एज ए रीजनल मैनेजर एक जर्मन कंपनी थी पेगल, अच्छा, उसमें जॉब मिल गई, वो मेरी अच्छा पैकेज था। वहाँ से फिर मैंने जब छोड़ा तो 2009 में मैं हैप्पी लेक पेंट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेंट कंपनी में ब्रांड है, तो उसको मैंने ज्वाइन किया, तो उसमें मैं एज ए GM चला गया। अच्छा। तो वहाँ भी मेरा अच्छा पैकेज था और वो बड़े मेहरबान थे, उनको पता था मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे जो एक्टिविटीज़ पॉलिटिक्स की होती थी मुझे उसमें रोका नहीं जाता था। तो मैंने खुद ही 2008 में जब मुझे टिकट मिला MPA का तो मैंने रिज़ाइन किया। आपका जो घर है वो 3.5 मरले का है, आप GM भी रहे, ठीक है, आप मुख्तलिफ ओहदों पे भी रहे, अब एक MPA भी हैं, तो यहाँ पे तो एक कौंसल नाज़म हो तो वो कनालों के घर बना लेते हैं, तो आपने मतलब कि सादा ज़िंदगी गुजारने का क्या सोचा हुआ है, या फिर शौक़ नहीं है, या फिर क्या मामला क्या है इसमें? अच्छा, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको शौक़ ना हो कि उसका घर बड़ा हो, अच्छा हो, उसके पास बड़ी गाड़ी हो। मेरे भी ये तमाम शौक़ थे और मैं जब GM था मुझे कंपनी ने अच्छी गाड़ियाँ दी हुई थी। अच्छा। तो तब मैंने घर के वो जो बैठक है उसको छोटा करके गराज बनाया कि गाड़ी अंदर चली जाए। अच्छा, लेकिन इतने वसाइल वो मैंने नहीं समझा कि कभी मेरे पास हुए हैं। खुदा का मेरे पे बड़ा करम रहा, मेरे बच्चे बड़े अच्छे अदारों में पढ़ते रहे। अभी भी मेरी एक बेटी ने MPhil किया, मैंने उसकी शादी कर दी, दूसरी MPhil कर रही है। बेटा मेरा इधर FC यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, छोटा बेटा पढ़ नहीं रहा था, उसको मैंने काम शुरू करवा दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप बना दी, ठीक है, वो देख रहा है। लेकिन ऐसे एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास कभी आए नहीं कि मैं बड़ा घर बना सकूं या कुछ कर सकूं। वो जो आते थे कुछ वो मेरे घर के अखराजात पे लग जाते थे, बाकी जो है वो मैं जो भी सेविंग करता था
वो मेरे पॉलिटिक्स के अखराजात होते थे। मैं हर साल 2-3 बड़े ईस्टर पे, क्रिसमस पे, मिनार्टी डे पे बड़े बड़े फंक्शन करके, ये मुझे कभी शौक़ नहीं हुआ कि मेरे अकाउंट्स में बहुत पैसे हों, मैं पैसे जमा कर लूँ। ये नहीं हुआ, जो आए हैं खुदा ने कभी मुझे कमी नहीं होने दी। गिल साहब, अच्छा ये बताइएगा कि बचपन मुझे बताएं आपका कैसा था? बचपन में आप शरारती थे, ज़हीन बहुत ज़्यादा थे, नॉर्मल थे, क्या थे बचपन में, और शौक़ क्या था बनने का? एक तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक़ एक गरीब तबके से है, और जब मैं जिस दौर में मैं बच्चा था उस दौर में तो ये गेम्स भी इस तरह की होती थी, बंटे खेलने, अखरोट खेलने, अच्छा। सिगरेट की खाली डब्बियाँ खेलनी, ये इस तरह के हमारे क्योंकि वसाइल ही नहीं होते थे, यही इन्हीं चीज़ों से खेलना। पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, फिर एक प्राइवेट स्कूल में चला गया, फिर हम रहीम यारा चले गए, वहाँ मैंने कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में, मेरे वालिद साहब की वहाँ ट्रांसफ़र हो गई, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, फिर वापस आ गए, फिर मैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जो उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था, वहाँ पढ़ा। उसके बाद समनाबाद से मैंने बीटेक किया सिविल में। तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ चलती नहीं, तो बनने का सोचा था कि मैंने बड़ा होके, या एक होता है ना प्लान कि मैंने सियासत में आना है, कोई ऐसा प्लान था आपका? सियासत में तो आप ये देखें कि जब 92 में कागजात जो जमा हुए थे 91 में जमा हुए थे, जब मैंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, उस वक्त के हमारे मिनार्टी मिनिस्टर पीटर जॉन सोत्रा होते थे, तो उनकी बीवी के मुकाबले में, मिनिस्टर की बीवी के मुकाबले मेरा पहला इलेक्शन था, और 28 दिन मेरी एज कम होने की वजह से उस वक्त 25 साल, अभी भी 25 साल इलेक्शन लड़ने के लिए मेरे कागजात रिजेक्ट हो गए थे। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप पेंटर भी थे, तो कितनी उम्र में आपने पेंटिंग शुरू की, और अभी भी आप पेंटिंग करती हैं अपने फ्री टाइम पे? कोई खूबसूरत चीज़ अगर सामने आ जाए, या कोई अभी फ्री टाइम पे करते हैं पेंटिंग? अच्छा, एक तो लाइफ बड़ी स्ट्रगल में गुजरी है। अच्छा। अब मैं जब जॉब में चला गया, उसके बाद, उससे पहले मैंने 85 में, ये मैं उस वक्त कॉलेज पढ़ता था, और कॉलेज के बाद शाम को मैं फैसलाबाद में, मेरे रऊफ़ आर्टिस्ट होते थे, उनके पास मैं जाके पेंटिंग सीखता था। तो वहाँ मुझे अच्छे मौके ना मिले, तो किसी ने मुझे नसीम आर्टिस्ट, मेरे जो अब उस्ताद उनके पास छोड़ दिया। तो वो क्या मैं बताऊँ, मेरे बाप से बढ़ के थे वो। उन्होंने मेरे तमाम एजुकेशन के अखराजात भी उन्होंने उठा लिए। अच्छा। और वो बड़े खुश होते थे कि ये पढ़ता है, साथ काम सीख रहा है, तो वो मेरे एजुकेशन के अखराजात भी वही देते थे। तब वो साइकिल का दौर था, मैं साइकिल पे कॉलेज जाया करता था, पहले गवर्नमेंट कॉलेज जाना, शाम को जो अपना इंजीनियरिंग कॉलेज उसमें जाना, तो मुझे साइकिल भी उन्होंने लेके दी। तो बड़ी स्ट्रगल में रहे। उसके बाद जब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ 2001 में मैं इलेक्शन लड़ा मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, और खुदा ने मुझे इज़्ज़त दी, मैं जीत गया। उसके बाद से मैं पेंटिंग से बहुत पीछे रह गया हूँ। अभी करते हैं? अभी दिल में तो आता है कि फ्री टाइम हो तो मैं पुरानी चीज़ें जो है रंग कैनवस पे, बहुत शौक़ है। खुदा करे कोई ऐसा हो, मेरे पास घर बड़ा बन जाए, मेरे पास एक कमरा हो जिसमें मैं गैलरी बना सकूँ, मैं सेपरेट। अभी तो वही है ना कि वो छोटा सा घर है, एक कमरे में बैठक बनाई है, एक में हम सोते हैं मियाँ बीवी, एक में बच्चे सोते हैं, तो वो सारी चहलकदमी वो घर में इतना है ही नहीं, बस जगह ही नहीं है। तो दिल में बहुत कुछ है करने को, खुदा करे मौका मिल जाए तो, अगर कोई ऐसे वसाइल हुए तो। अच्छा गिल साहब, ये बताइएगा कि पहली कमाई कितनी थी? मतलब कि पेंटिंग आप करते थे या उससे कभी कुछ कमाया हो, या मतलब कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप कंपनी में थे, पहली कमाई कितनी थी? एज ए पेंटर तो मैं कह नहीं सकता यही मेरी कमाई थी कि वो नसीम साहब ने मेरे तमाम अखराजात उठा लिए। ठीक। तो वही कह रहे मेरी कमाई थी, मेरे वालिदैन से मेरा बोझ उठ गया, और मैं शौक़ से कॉलेज भी पढ़ता रहा, मुझे वसाइल मिलते थे, वो जो भी करते थे उसको तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब मैं पेगल कंपनी, जो जर्मन कंपनी थी, मैं उनके पास जब 2008 में मैंने जॉब की, तो वो मुझे जो है ना 45,000 रुपीज़ देते थे, और उन्होंने मोटरसाइकिल दी थी जिस पे मैं खुरडियाँ वाला से घर तकरीबन 26 किलोमीटर का सफ़र है। अच्छा। वो मोटरसाइकिल पे मैं डेली जाता था और मोटरसाइकिल पे आता था। और फिर वो 2 साल के बाद 2010 में, बल्कि 2009 के एंड पे मैंने हैप्पीलिक ज्वाइन कर लिया। तो हैप्पीलिक वाले मुझे इतने ज़्यादा पैसे देते थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। सैलरी तो मेरी जो है वो 1,15,000 थी, लेकिन वो उसमें इंसेंटिव, उन्होंने गाड़ी दे दी, फ्यूल, ये सारा पैकेज तकरीबन कोई 3.25-4 लाख के करीब था। वालिदैन के साथ कैसा ताल्लुक़ था आपका, क्योंकि आपको पीछे मोटिवेट करने वाला कौन था? अच्छा, एक तो बड़ा मिस करता हूँ, मेरी वालदा और वालिद दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि जिसको मेरे जैसे वालिदैन मिले। हर आपको ज़ईश और यही कहेगा कि उसके वालिदैन बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी में मेरे वालिद, मेरी वालदा कभी झिड़का नहीं। अच्छा।
और अगर मेरे आप दोस्तों से पूछेंगे तो वो लोग होते हैं ना कि इसके दोस्तों ने इसको बिगाड़ दिया है। हाँ। तो मेरी वालिद और वालदा भी मेरे जब दोस्तों को मिलते थे तो माथा चूम के मिलते थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो आज तक लोग मेरे वालदा वालिद को याद करते, और कभी हमारी किसी भी बहन भाइयों की ज़िंदगी में हमारी वालदा वालिद की इंटरफेरेंस नहीं थी कि आप ये क्यों कर रहे हो और आप ये क्यों कर रहे हो। सिर्फ एक जोर था, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। वो कह रहे थे कि हम क्योंकि सरमायादार लोग नहीं हैं, हमारी जायदादें नहीं हैं, हमें आगे निकलने के लिए सिर्फ एक चीज़ तालीम ही है। अरेंज मैरिज की, लव मैरिज की, या फिर इतने मामलों में वो चीज़ कभी कोई नज़रअंदाज तो नहीं हो गई? वो कैसे, वो क्या मामला था वो बताइए। जब मेरी शादी अरेंज हुई है ना जी, तो मैंने अपनी मिसेज को शादी वाले दिन ही देखा। अच्छा। ये बिल्कुल हमारा, क्योंकि आपको बताया कि हम वो उस तबके के लोग हैं, या वो लव मैरिज वाला तो चक्कर है ही नहीं है। वो मेरे वालिद और मेरे ससुर आपस में दोस्त थे। अच्छा। उन्होंने रिश्ता तय कर दिया, और वो तस्वीरें देखी मंगनी की। जब मेरे पेरेंट्स करने गए तो मेरी मिसेज की तस्वीरें खींच के लाए, इसी तरह जब उनके पेरेंट्स आए तो मेरी लेके चले गए। हमने दोनों ने एक दूसरे को, मैं फैसलाबाद में रहता था, ससुराली मेरे खानेवाल में है, खानेवाल, तो वो को करीब भी नहीं थे कि बंदा देखने की कोशिश कर लेता। तो वो शादी वाले दिन ही देखा। आप पेंटर तो थे, तो आपने कभी तस्वीर वैसे बनाने की कोशिश की कि कभी भाभी को तस्वीर ही गिफ्ट कर दूं अपने हाथ से? मेरे घर पे तस्वीर लगी है, मैंने अपने वालिद की तस्वीर बनाई। अच्छा, खुद? मैंने अपना पोर्ट्रेट बनाया। ठीक है। अपनी सास ससुर का पोर्ट्रेट बनाया। तो वो भी क्योंकि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं था, उसकी भी फिनिशिंग हमारे एक और दोस्तों फौत हो गए हैं, अलियास आर्टिस्ट। अच्छा। उन्होंने की इसी तरह लैंडस्केप जो मेरे पास अभी भी यादगार पड़ी हैं। एक वो मेरे मामू की बेटी है, वो अमेरिका लेगी, उसकी तस्वीर पड़ी है। एक मैंने और बनाई, उसकी फिनिशिंग भी मेरे उस्ताद नसीम साहब ने की, उनके ऑफिस में आज भी लगी है, कि वो दुद्दल में वो जो है ना डस्ट में वो उड़ रही है और हाथी भागा जा रहा है। वो इस तरह वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। गिल साहब, ये मुझे बताइएगा, हॉबीज़ क्या हैं? फ्री टाइम पे क्या करते हैं? वैसे तो एक सियासतदान के पास फ्री टाइम होना बड़ा मुश्किल की बात है, लेकिन फ्री टाइम पे क्या करते हैं? जवानी में क्रिकेट खेला करता था। अच्छा। और उसके बाद अब जब ज़्यादा नौकरी नहीं की, नौकरी करने से पहले तक 2008 तक मुझे पढ़ने का शौक़ होता था, तो मैं रात को जब तक किताब पढ़ते पढ़ते सोता था। अच्छा। कुछ भी पढ़ लूँ, ये आदत थी, वरना नींद नहीं आती थी, आंखें थकनी है पढ़ने से। तो अब जब से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स में, अब वो किताब की जगह टीवी ने और मोबाइल ने ले ली। अब टीवी देखते देखते सोता हूँ, या अगर कुछ पढ़ना है या कोई चीज़ लेनी है, कुछ सुननी है, स्टोरी खबरें, तो मोबाइल पे सोशल मीडिया पे वो देखते देखते मैं सो जाता हूँ। कपड़े कैसे पहनना पसंद करते हैं? हमने तो शलवार कमीज़ में ही आपको देखा है, कोई ब्रांड कॉन्शियस तो नहीं है, या फिर सादा कपड़ों में भी मतलब खुश रहते हैं? नहीं, ऐसे वसाइल ही नहीं थे ब्रांड कॉन्शियस होते। तो अब रिक्वायरमेंट समझ के शलवार कमीज़ पहनता हूँ कि वो यूनिफॉर्म बन गया, बीएस कोड शलवार कमीज़ वो बन गया। जितनी देर जॉब की है, जितनी देर वो आपको पता रिक्वायरमेंट है पैंट शर्ट, पैंट कोट, पैंट शर्ट, वही टाई शाई, वो ऑफिस में रेडी जाना, तो तब तक वही रिक्वायरमेंट रही है। अभी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन वो जब एमपीए बना को दोस्तों की तरफ से बोस्की के सूट आ गए, पाशा के सूट आ गए, अब आ गए हैं महंगे सूट, लेकिन वो अपने इतने वसाइल नहीं थे कि मैं खुद इस तरह के। गिल साहब, एक चीज़ जो कि आप थे पेंटर शुरू में, फिर जीएम, फिर सारा ये ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा, जब एमपीए बने उस वक्त सबसे पहले क्या चीज़ ज़हन में आई, और उस वक्त क्या लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा था? मैं जब एमपीए बना हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि मेरी रिसेप्शंस भी फैसलाबाद में ज़्यादा मुस्लिम दोस्तों ने की हैं। अच्छा। क्रिश्चियंस ने नहीं की। मुझे वो जो पीटीआई वर्कर था उन्होंने ऊन किया, ये हम में से था, हम में से शुक्र है कोई नुमाइंदगी असेंबली में गई है। मतलब वर्कर थे, बेसिकली ग्राउंड लेवल के वर्कर्स की नुमाइंदगी गई है। आपके लोगों के मसाइल तो होंगे, अब आप एमपीए बन गए तो लोगों ने उम्मीदें भी लगाई हुई हैं आपसे, तो किस तरह के ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं आपके पास लोगों के, अवाम के, और क्या आप कामयाब हो रहे हैं उनको हल करवाने में भी? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा जिस तबके से ताल्लुक़ है वो ज़्यादा लोग जो हैं वो जॉब्स के लिए आते हैं, बेरोज़गारी ज़्यादा लोग। तो अभी ऐलान तो कर दिया गया, सीएम साहब ने कर दिया, और उम्मीद है हमारा, मुझे खुदा के घर से बहुत कि नेक्स्ट मंथ से हमारी वो जो है ना लोगों की जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अभी अखबार इश्तिहारात वो सारा आएंगे, तो मेरी यही कोशिश होगी कि जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को डिलीवर कर सकूँ जॉब्स के वाला से वो करूँ। डेवलपमेंट के काम, क्योंकि क्रिश्चियन आबादियाँ आपने देखा होगा मुस्लिम एरिया के साथ होते हैं, वहाँ डेवलपमेंट के काम नहीं होते। गिल साहब, खाने में क्या पसंद करते हैं? देसी फूड पसंद करते हैं या फिर फास्ट फूड, और क्या पसंद करते हैं? मैं, ये मेरे साथी बैठे हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि सुबह मैंने चने मंगवाने होते हैं गोगे के। अच्छा, चने कोफ्ता या चने अंडे, तो सुबह मैं नाश्ता इससे करता हूँ, दोपहर में जो भी मिल जाए, जहाँ से मिल जाए। लेकिन सफ़र में
जब मैं होता हूँ तो मैं होटल का पका कम खाता हूँ, फिर मैं KFC वगैरह ले लेता हूँ उस डर से कि ये पता नहीं कैसा, फिर मैं ब्रांड को तरजीह देता हूँ। वैसे पसंद नहीं है मुझे, पसंद मुझे देसी खाना ही है, नियारी, ये चने, कोफ्ता, कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें हैं। मुस्तकबिल में क्या प्लान है? वजारत मिलने जा रही है आपको, और क्या सोचा है वजारत के हवाले से भी, और दूसरा ये कि आगे फ्यूचर्स में प्लान किया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही आप हैं आगे भी, ये ज़रा ब्रीफ करें। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता किसी और पार्टी के साथ जब तक खान साहब जिंदा हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब कोई दुनिया की ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। मेरे तमाम ख्वाब और मेरी ख्वाहिशात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी की हैं, और मैं मरते दम तक, जब तक सांस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। मिनिस्टर अगर खुदा को कबूल होगा, अगर पार्टी की ये समझे कि मैं इस काबिल हूँ कि डिलीवर कर सकता हूँ, ख्वाहिश तो हर बंदे की होती है, तो ज़रूर। और मेरी ख्वाहिश तो आप समझें कि है कि मैं अच्छे तरीके से जो चीज़ें मैं सुनता था कि MN MP ये नहीं करते, मिनिस्टर ये नहीं करते, तो मेरा वो दिल करेगा कि मैं भाग के वो करूँ अगर मैं मिनिस्टर बन जाऊँ। तो अगर खुदा ने मौका दिया तो लोग देखेंगे। लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ख़ास कर जी अपने मराठीज़ को, क्योंकि मैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ मराठी विंग का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पूरे पाकिस्तान को देखता हूँ। मेरा पैगाम सिर्फ ये है कि अगर हबकूक गिल एक आम वर्कर MPA बन सकता है तो आप सब के लिए रास्ता खुला है। और इसके लिए सिर्फ एक ही मेरी नसीहत है सब भाइयों से, सब दोस्तों से, बहनों से, तमाम वर्कर से, वो किसी जमात से भी हों, कि पार्टी के साथ वफ़ादारी और नेक नीति से कोशिश करनी। फैसले खुदा ने करने, अगर हबकूक गिल बन सकता है तो कोई भी MN MPA बन सकता है, कोई भी मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि वफ़ादारी के साथ आप लगे रहें। खुदा ज़रूर बार बार खटखटाते रहे, खुदा ज़रूर दरवाज़ा खोलता है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हबकूक गिल साहब की। मोटिवेशनल स्टोरी है ये आज के नौजवानों के लिए, और सबको चाहिए कि इनकी बातों को गौर से सुने कि अगर एक पेंटर जो है वो MPA की सीट पे बैठ सकता है, असम्बली हाल में जा सकता है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।